हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ ब्रिजेंद्र कोचिंग सेंटर। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एमपी फॉरेस्ट गार्ड के लिए टॉप 15 क्वेश्चन साइंस के जो पिछले पेपर में पूछे गए फ्रेंड्स, उसका प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं। ये पार्ट नंबर 39 है फ्रेंड्स। 38 तक अपलोड हो चुका है। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा मध्य प्रदेश वन रक्षक के नाम से, वहाँ से आप देख सकते हैं। ओके, इसके पहले अगर आप इस चैनल पर नए होंगे फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। और बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हर नए प्रैक्टिस सेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके डियर फ्रेंड्स, तो वीडियो को कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अपने फ्रेंड्स एंड स्टडी ग्रुप में, एंड वीडियो को कर दीजिए लाइक डियर फ्रेंड्स। हम क्वेश्चनों को करते हैं स्टार्ट। ओके, देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, फ्यूज के पदार्थ में होनी चाहिए उच्च विशिष्ट प्रतिरोध, निम्न विशिष्ट प्रतिरोध, उच्च विशिष्ट प्रतिरोध, निम्न गलनांक, उच्च विशिष्ट प्रतिरोध, उच्च गलनांक। तो देखिए फ्रेंड्स, हम कहीं पास फ्यूज तार क्यों लगाते हैं? क्योंकि जब ज़्यादा लाइट आए तो वो गल कर वहाँ से कट आउट हो जाए, ब्रेक हो जाए, ठीक है, तो आगे धारा प्रवाहित ना हो सके। तो उसका गलनांक क्या होना चाहिए? निम्न होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, ऑप्शन नंबर सी में तो निम्न गलनांक दिया है, ठीक है। और देखिए, उसका प्रतिरोध जो है फ्रेंड्स वो उच्च होना चाहिए, ताकि वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिरोध का रहेगा तो कितना भी धारा आएगा वो प्रवाहित कर लेगा। लेकिन गलनांक कम होना चाहिए, ज़्यादा गर्म होने पर वो तुरंत वहाँ से ब्रेक हो जाएगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके डियर फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। आप देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होगी जब आप खड़े होंगे या खड़े रहेंगे या कुर्सी पर बैठे होंगे या धरती पर बैठे होंगे या धरती पर लेटे होंगे। तो बताइए फ्रेंड्स, देखिए स्थितिज ऊर्जा बोले तो पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? आप बोलेंगे सर mgh होता है। अगर आपसे नहीं आता है तो इसको नोट डाउन जरूर कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास फ्रेंड्स, अगर हाइट बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? बढ़ती है। बोले स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, ठीक है। तो सबसे कम हाइट कहाँ होगा फ्रेंड्स? जब आप खड़े होंगे, गलत, ज़्यादा होगा। कुर्सी पर बैठे होंगे, यहाँ भी ज़्यादा होगा हाइट। धरती पर बैठे होंगे, ये भी ज़्यादा है हाइट। लेकिन धरती पर लेटे होंगे, सबसे कम हाइट यही है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पास आपका स्थितिज ऊर्जा सबसे कम होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो कमेंट सेक्शन में यस लिख के जरूर बताएंगे। ओके डियर फ्रेंड्स, और ये जितना भी आपको मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताता हूँ सभी को नोट डाउन जरूर करेंगे। अब देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी डी ब्लॉक का तत्व है? सोडियम, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। कापर, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 29। और एल्युमिनियम, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 13। और मैग्नीशियम, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 12। तो इसमें से कौन सा तत्व डी ब्लॉक में आएगा? तो देखिए फ्रेंड्स, कितने ब्लॉक होते हैं? आप बोलेंगे सर एस, पी और डी और एफ, 4 ब्लॉक होते हैं, ठीक है। तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक में तत्वों को अरेंजमेंट किया गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इन तत्वों में से कौन सा तत्व आपका डी ब्लॉक में आएगा? तो ये आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स, कॉपर, जिसका परमाणु क्रमांक 29 है। देखिए, मैं आपको 1 से लेकर 30 तक सभी तत्वों का परमाणु क्रमांक याद करने के लिए बोला ही हूँ, ठीक है। अब अगर आपको याद होगा तो आप इजीली बना पाए होंगे, ठीक है। अगर नहीं बना पाए हैं फ्रेंड्स तो देखिए, मैं आपके लिए पीरियोडिक टेबल लगाया हूँ, इसको याद जरूर कर लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ से अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। देखिए डी ब्लॉक में कोई नहीं फंसा, न सोडियम, न मैग्नीशियम, न एल्युमिनियम। सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। तो देखिए 29 नंबर पर है, तो ये डी ब्लॉक का तत्व हो गया ना, कॉपर। आप बोलेंगे यस सर, तो इसलिए आपका वहाँ पास कॉपर सही हुआ था। ओके फ्रेंड्स, इसको आप 30 तक याद जरूर रखेंगे, जिंक तक। ओके डियर फ्रेंड्स, अब देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है यौगिक का वाष्पीकरण करने में, एंजाइम को नष्ट करने में, अभिक्रिया की गति परिवर्तित करने में, अभिक्रिया को संतुलित करने में। तो जो उत्प्रेरक होते हैं फ्रेंड्स, वे अभिक्रिया की गति को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो देखिए यहाँ बोल रहा है कि अभिक्रिया की गति परिवर्तन, हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु की एक समान चालक का प्रतिरोध खाली स्थान होता है, इसकी वैद्युत प्रतिरोधकता के व्युत्क्रमानुपाती, इसके क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती, इसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, इसके लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती। तो देखिए फ्रेंड्स, जो प्रतिरोध होता है ना, वो डायरेक्ट आपका एरिया का व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो प्रतिरोध बोले तो रेजिस्टेंस, ठीक है,
ये आपका व्युत्क्रमानुपाती होता है किसका, आपका एरिया का। इसको आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। मीन्स एरिया बढ़ाएंगे तो आपका प्रतिरोध घटेगा और प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो एरिया घटेगा, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है। तो देखिए मेंडलीव द्वारा जो बनाया गया था आवर्त सारणी, उसमें आवर्तों की संख्या 7 ही थी फ्रेंड्स। कितनी थी, 7 ही। लेकिन वर्गों की संख्या कितनी थी, देखिए 1 2 3 4 5 6 7। आवर्तों की संख्या 7 ही थी, लेकिन वर्गों की संख्या कितनी थी, 9 थी। कितनी, 9। लेकिन यहीं पास आपको आधुनिक आवर्त सारणी मोसले के बारे में पूछा जाएगा। तो पहली बात तो ये सभी तत्वों को परमाणु क्रमांक के आधार पर सजाए थे, ठीक है, और मेंडलीव ने परमाणु भार के आधार पर। तो देखिए मोसले द्वारा बनाया गया आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त थे, आप बोलेंगे सर आवर्त थे 7, ठीक है, आवर्त उतने ही थे फ्रेंड्स, 7 ही थे। लेकिन वर्ग जिसे समूह बोलते हैं, इसकी संख्या जस्ट डबल हो गई थी। कितनी, मेंडलीव में 9 था तो इनके में कितना हो गया था, 9 दूनी 18 हो गया था। बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट जनरेटर से जुड़ा है। इसके माध्यम से उत्पन्न धारा 0.50 एम्पियर है। बल्ब कितने पावर का है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कुछ स्टूडेंट्स इसका आंसर बता भी दिए होंगे, ऑप्शन नंबर बी। कैसे सर, क्योंकि ये पावर का मात्रा क्या होता है, आप बोलेंगे सर वाट। वाट को किससे डिनोट किया जाता है, डब्ल्यू से। तो देखिए एक ही ऑप्शन में था, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बट इसको निकालेंगे कैसे फ्रेंड्स, देखिए इसका एक फार्मूला होता है, क्या सर, वी आई इक्वल पी, ठीक है। वी क्या है, आपका वोल्ट है, ठीक है, और आपका आई क्या है, धारा है, ठीक है, और यहाँ पास आपका पी क्या है, पावर है, ठीक है। तो वी कितना दिया है, आप बोलेंगे सर 220 वोल्टेज दिया है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई एम्पियर कितना दिया है, 0.50 एम्पियर, ठीक है, बराबर में क्या आ जाएगा, आपका पावर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स तो देखिए कितना आ जाएगा, 1 1। आपका ये 0 0 कैंसिल आउट, आपका 2 0 चला जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 0 आएगा, ठीक है। तो 3 0 में से 2 0 आपका दशमलव के बाद कट जाएगा तो 110 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ओके, मैं उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके फ्रेंड्स, अब देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्प्रेरक विष होता है। उत्प्रेरक विष वह होता है फ्रेंड्स जो क्रिया को रोक देता है, ठीक है, उत्प्रेरक विष कहलाता है। तो देखिए क्रिया निरोधक, स्व उत्प्रेरक, समांग उत्प्रेरक, विषमांग उत्प्रेरक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्रिया निरोधक क्या कहलाता है, उत्प्रेरक विष कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से हैं। ग्लूकोज जल और ऑक्सीजन, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, स्टार्च और ऑक्सीजन, स्टार्च जल और ऑक्सीजन। तो इसका आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर ए, ग्लूकोज जल और ऑक्सीजन बनता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। ओके, प्रकाश संश्लेषण एक कैसी क्रिया है फ्रेंड्स, भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया। तो इसका आप आंसर क्या देंगे, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि पराग कण किसके द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। पराग कोष के द्वारा, अंडाशय के द्वारा, वर्तिका के द्वारा, फिलामेंट के द्वारा। तो इसका आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पराग कोष के द्वारा पराग कण उत्पन्न किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि लीमर क्या है। मानव शरीर में एक हड्डी, कैंसर के विकास का एक प्रकार, एक साधारण मशीन, मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये, इसको बहुत अच्छे से आप नोट डाउन करके रखेंगे, ठीक है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण से बना किसी वस्तु का प्रतिबिंब होता है, हमेशा उल्टा तथा काल्पनिक, हमेशा सीधा तथा काल्पनिक, हमेशा सीधा तथा वास्तविक, हमेशा उल्टा तथा वास्तविक। तो देखिए एक आपका होता है उत्तल दर्पण, ठीक है, और एक होता है अवतल दर्पण। ध्यान से समझिए फ्रेंड्स, मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए एक उत्तल दर्पण होता है, एक अवतल दर्पण होता है, ठीक है। जो अवतल दर्पण होता है फ्रेंड्स, वो कैसा प्रतिबिंब बनाता है, वो हमेशा आपका देखिए उल्टा और वास्तविक बनाता है, ठीक है। आप इसको उवा से याद कर सकते हैं, ठीक है, उल्टा और वास्तविक बनाता है। जो उत्तल दर्पण होता है फ्रेंड्स, वो हमेशा आसी, आसी से याद कर सकते हैं, आभासी और सीधा, ठीक है। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है, आभासी बनाएगा और सीधा बनाएगा, ठीक है। तो देखिए उत्तल दर्पण किस ऑप्शन में मिल रहा है, आभासी और सीधा। आप बोलेंगे सर हमेशा सीधा तथा काल्पनिक, काल्पनिक मीन्स आभासी होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और देखिए जो दर्पण का मतलब प्रतिबिंब होता है फ्रेंड्स, वो जस्ट उसका उल्टा आपका लेंस का प्रतिबिंब होता है। जैसे देखिए आभासी और सीधा कौन बना रहा है, उत्तल दर्पण, तो ये अवतल लेंस का कार्य हो जाएगा, हमेशा सीधा और काल्पनिक बनाएगा, ठीक है। तो आप इसका जस्ट अपोजिट याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि जल की सतह पर
सुई तैरती है, इसका कारण क्या है? पृष्ठ तनाव, सुई का कम भार, सुई का छोटा आकार, सुई का जल स्तर। तो इसका आंसर कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पृष्ठ तनाव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि कुकर काम करता है किसके सिद्धांत पर? गैलुसाक का नियम, चार्ल्स का नियम, बायल का नियम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर कौन सा बनेगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए, गैलुसाक के नियम पर कार्य करता है। ठीक है, गैलुसाक का नियम क्या होता है फ्रेंड्स? यहाँ पास कांस्टेंट क्या होता है? तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि यहाँ पास ये चीज कांस्टेंट होता है। ठीक है, बाकी हम जब चार्ल्स का बात करें फ्रेंड्स, चार्ल्स का नियम क्या कहता है? तो देखिए आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, चार्ल्स टीवी देख रहा है। ठीक है, तो टी बोले तो टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, ये कांस्टेंट नहीं थे। इनको छोड़ करके जो बचा, क्या बचा? आप बोलेंगे सर यहाँ पास प्रेशर बचा, तो ये प्रेशर आपका कांस्टेंट हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से आप बायल के नियम को भी याद कर सकते हैं। कैसे सर? देखिए VIP, VIP, ठीक है, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, मतलब VIP बॉय। ठीक है, तो इसको कैसे याद करेंगे? देखिए जो वॉल्यूम होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? आपका प्रेशर का। ठीक है, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास कांस्टेंट क्या हो गया? यहाँ वॉल्यूम आ गया और प्रेशर आ गया, तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो गैलुसाक में क्या हो जाता है? चलिए मैं ही बता देता हूँ। तो गैलुसाक में आपका जो वॉल्यूम होता है ये कांस्टेंट होता है फ्रेंड्स। ठीक है, वॉल्यूम बोले तो आयतन कांस्टेंट होता है यहाँ पास। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह तत्व जिसकी उसके किसी भी यौगिक में ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक नहीं होती, वह कौन सा हो जाएगा? आपका फ्लोरीन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है, उसका कभी धनात्मक मान नहीं हो सकता है। ओके, तो यहाँ दोनों में क्लोरीन है फ्रेंड्स, यहाँ पास आप फ्लोरीन बना लीजिए। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, फ्लोरीन। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अब आगे क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आई होप, मैं उम्मीद करूंगा ये सभी क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गए होंगे, वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया फ्रेंड्स तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। ओके, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। ओके, और हाँ, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को दिल से आभार। ओके डियर फ्रेंड्स, टेक केयर, लव यू, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।